हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 100% शो। दिस इज मेहताब। तो आज हम आ गए हैं अपनी नई वीडियो लेके। तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिलेबस जो है सीबीएसई वो रिड्यूस करेगा और उसने रिड्यूस कर दिया। 30% सिलेबस निकाल दिया, पर पता नहीं किस हिसाब से निकाला है क्योंकि जो सिलेबस रिमूव हुआ है उससे बच्चों के ज़्यादा नुकसान है, फ़ायदे तो कम। एकेडमिक्स में ही फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, पर अगर हम आगे की चल के सोचें तो इसके ज़्यादा फ़ायदा है नहीं सिलेबस घटा देने से। खैर, तो आज की जो वीडियो है थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो सीबीएसई ने सिलेबस रखा है वो सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये। तो हम उसी पे आज डिस्कस करेंगे, उसी पे बात करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो नए सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपको सिलेबस की डिटेल वीडियो चाहिए कि इससे आपको आगे क्या फ़ायदा आएगा या क्या नुकसान है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। दूसरी चीज़ की, अगर आपको इसमें और ज़्यादा पढ़ना है, यानी आपको पूरे चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए, चाहे सिलेबस हटा है या नहीं हटा है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। पर अभी जो वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो आई होप कि आप लोग सही से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 80% अनसब्सक्राइब हैं। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। तो आप मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करें। तो बात कर लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो चैप्टर का नाम होता है उसी से आपको पूरे चैप्टर के बारे में पता चल जाता है। यानी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सीबीएसई ने क्या किया है कि कंपाउंड्स के बारे में जो ज़्यादा सेक्शन है वो रिमूव कर दिया है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 3 टॉपिक्स पढ़ना जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को पढ़ना है और जानना है होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है, बट क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ पे या आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखेंगे सब की सब कार्बन या फिर उसके कंपाउंड से बनी है। ठीक है, चाहे हम हो, प्लांट्स हो, कोई भी हो, सभी चीज़ें क्या है, कार्बन से बनी है या उसके कंपाउंड से बनी है। तो बेसिकली इसीलिए कार्बन क्या है, कार्बन के जो कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री की। तो हमने 9th में पढ़ा था। 9th में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है ना। चाहे हम ह्यूमंस की बात करें या प्लांट्स की बात करें, कोई भी है, तो एनवायरनमेंट में जो भी एग्जिस्ट करता है वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो हर एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो स्टेबिलिटी उसे मिलती कैसी है, कैसे मिलती है उसे, हमें पता है कि हर एक एलिमेंट का अपना क्या होता है, शेल्स होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट का न्यूक्लियस, शेल्स होती हैं। उन शेल्स को हमने के, एल, एम और एन नाम से नोट किया है। ठीक है, तो हर शेल में क्या है, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 9th के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2, 8, 8 और 16। यानी अगर किसी भी एलिमेंट में अगर जो क्या बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर शेल्स के हिसाब से कंप्लीटली फिल्ड है तो एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी अगर उसका आउटर मोस्ट शेल जितने इलेक्ट्रॉन्स अगर वो उससे कंप्लीटली फिल्ड है तो वो स्टेबल होगा। और नहीं होता है तब वो क्या करता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या वो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है ना। अगर आपने 3rd चैप्टर में आयनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको पढ़ सकते हैं। उसमें हमने डिटेल से समझाया है कि जब भी एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, जब एलिमेंट को क्या होना होता है, इनर्ट फेज में जाना होता है। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि वो इनर्ट फेज में चला जाए, यानी उसका जो शेल है, जितने भी ये शेल्स हैं, ये क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो ताकि एलिमेंट जो है वो क्या हो सके, इनर्ट हो सके या स्टेबल हो सके। उस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है,
कार्बन जो है उसके कंपाउंड जो है लगभग हर जगह हैं, यानी सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाता कैसे है? देखिए होता क्या है कि अगर हम कार्बन की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो। वहीं पे अगर हम कार्बन के केसेस पे आए, कार्बन के केस में क्या है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है, 6 है। यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा? 2 और 4। यानी जहां पर 8 की रिक्वायरमेंट थी वहां क्या है? सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो अब वो क्या करेगा? याद उसको क्या करना है कि अपने इस शेल को कंप्लीटली फिल करना है, यानी उसको 4 और चाहिए। या तो वो 4 किसी से ले सकता है या वो 4 किसी को दे दे, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा? एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, एक स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा। कब बनेगा? जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से गेन कर ले। पर होता क्या है कि ना तो वो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना ही किसी से ले पाता, यानी ना तो वो C4+ बनता है कभी और ना ही C4- बनता है, ठीक है। यानी कार्बन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, यानी कार्बन जो है आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकता। क्या रीज़न है? तो एक एक करके समझते हैं। अगर मैं बात करूं C4+ की, C4+ का मतलब क्या है कि यहां पर कार्बन क्या कर रहा है? अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके। देखो कार्बन का न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा और इसमें प्रोटॉन होगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो क्या है? टोटल वैसे 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही प्रोटॉन हैं। अब क्या होगा कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है? फोर्सफुली क्या है? बाउंडेड है। यानी प्रोटॉन जो है और इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इक्वलनेस है वो काफ़ी अच्छी है। इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6 प्रोटॉन ने बहुत हैवीली फोर्सली क्या कर रखा है? इसको अट्रैक्ट कर रखा है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, ठीक है, परिवार में क्या है? बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, परिवार के सदस्य एक साथ काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो अगर हमें उनके बीच में क्या कराना है? झगड़ा कराना है, तो हमें क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज़्यादा उकसाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होंगे? इनके बॉन्ड यानी इनके बीच का प्रेम क्या होगा? ख़त्म होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं इस शेल से, तो आपको क्या करना है कि ये जो प्रोटॉन है 6, जिन्होंने इन 6 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ अपने प्रेम से, तो उस प्रेम को ख़त्म करने के लिए आपको आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि C4+ क्यों नहीं बनाता? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर हमें इसको बाहर निकालना है तो इसके जो बॉन्ड है आपस में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कार्बन क्या है? C4+ नहीं बनाता। अब बात कर लेते हैं C4- की। तो जैसा कि हमने उसमें देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। तो अब अगला केस बचता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई किसी से, है ना। तो उसमें क्या होता है? देखिए हमें पता है कि 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, ठीक है, जो कि वेल बैलेंस्ड है। अब आप क्या कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। अब भैया 6 आदमी जो 6 को आसानी से संभाल पा रहे थे, हमने वहाँ क्या कर दिया? 4 और भेज दिए। तो क्या ये 6 उनको संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। तो यही होता है कि जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन है ना, वो एक्स्ट्रा जो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उसको होल्ड करके नहीं रह सकता, उसको संभाल नहीं सकता वो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घट जाएगा। जो न्यूक्लियस से जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना क्या है? इम्पॉसिबल है, तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि जो C4- है वो कार्बन नहीं बनता। पहला C4+ क्यों नहीं बनता? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं कर सकते आप। और दूसरा C4- क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना,
यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 प्रोटॉन जो है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए कार्बन क्या है, C4 माइनस भी नहीं बनाता। तो यहाँ पर बात क्या आई कि कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ना वो C4 माइनस बनाता है, ना ही वो C4 प्लस बनाता है। तो फिर भी एनवायरनमेंट में इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स कहाँ से आए? अगर कंपाउंड बने हैं इट मीन्स की बॉन्डिंग बनी है। तो कार्बन जिस बॉन्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है उस बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। आइए उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कार्बन, जैसा हमने जाना कि कार्बन ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही किसी से ले सकता है। तो अब वो क्या करता है, तो कार्बन जी की, अब जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि फादर का एक ही बिजनेस है, अब दोनों भाइयों को चलाना है। तो वो अपने कब्जे में चाहता है पर उससे अकेला नहीं संभल रहा, फिर दूसरे वाले ने अपने कब्जे मिला, उससे भी अकेला नहीं संभल रहा। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों फिर बिजनेस को शेयर करते हैं, है ना, दोनों मिल के चलाते हैं। दोनों आपस में, कोई सुबह चला रहा है कोई शाम में। मान लीजिए एक ई रिक्शा है, दोनों भाई को चलाना है, तो एक भाई सुबह चला रहा है, एक भाई शाम के टाइम पे चला रहा है, यानी शिफ्ट चेंज कर लें, शेयरिंग कर ली उन्होंने। सेम चीज़ यहाँ पर होता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कि ऐसी बॉन्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा हो, शेयर हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और जो उस शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या था, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे, है ना, एक शेल से दूसरे शेल में। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ शेयरिंग होगा, और वो कैसे होता है वो भी हम समझते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा हो, शेयरिंग हो रहा हो। ठीक है, अब समझ ले, जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास एक ये है CO2 एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, पर इसमें जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड से बना तो वो आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से बना तो वो कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पर हमें समझना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, कि एटम्स के बीच में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई वो किस तरह से, यानी जो बॉन्ड बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं। तो देखिए कि कार्बन है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये रहे उसके वैलेंसी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, इसके में कितने होते हैं, देखो कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हमें समझना होगा वैलेंसी। वैलेंसी पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, कि किसी भी एलिमेंट को वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे, ताकि वो क्या बन सके, इनर्ट हो सके। क्या हो सके, इनर्ट हो सके, हम सिंपल शब्दों में कहें तो स्टेबल हो सके। तो किसी भी एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं या वो गेन करे ताकि वो क्या बन सके, स्टेबल या इनर्ट, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। अब हमें पता है कि कार्बन के केस में क्या है, कि कार्बन के पास जो वैलेंसी है वो है 4, यानी उसको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और वो गेन भी कर सकता है, तो वो उसकी क्या है, वैलेंसी है। वहीं यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। ठीक है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसी तरह से इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी है, 2, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनके पास आउटर मोस्ट शेल में, 6। ठीक है, जितने आउटर मोस्ट शेल में है उतना हमने लिख दिया। मैं इसको रफ कर देता हूं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, यहां पर अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऑक्सीजन का और कार्बन का वो आपस में काफी क्लोज आ जाएंगे। इसको आप 11th क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि इनके जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो फोर्स है न्यूक्लियस का, वही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करता है। तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो अपना शेल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप देख सकते हैं कार्बन के पास जो आउटरमोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए,
4 इसके पास खुद के थे, अब 2 इधर से ऑक्सीजन के मिले हैं इसे और 2 इधर से ऑक्सीजन के मिले हैं। ऑक्सीजन को भी देख लीजिए, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंप्लीट और इधर से भी कंप्लीट। तो कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 हो गए, अब ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए अब, और यहाँ भी 8 हो गए। यानी इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, इसका भी फिल्ड और इसका भी फिल्ड। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन कंपाउंड की क्या हुई, फॉर्मेशन हुई है ना। कैसे हुई कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्या हुआ, शेयरिंग हुई है। तो इस तरह की जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, यही हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो उतना ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहलाता है। अगर एक पेयर शेयर हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा, अगर 2 पेयर हुए हैं तो वो डबल बॉन्ड कहलाएगा, और अगर 3 पेयर हुए हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम कार्बन का अगर बॉन्ड वाला फॉर्मूला लिखे तो कैसे बनेगा, ये कार्बन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो यानी डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, और इधर भी वो डबल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग, कि जब कार्बन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं क्या आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, उस केस में वो क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करता है और एक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और उस कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड को हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। पेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे उतनी ही वो बॉन्डिंग कहलाएगा। अगर 1 पेयर हुआ तो वो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 पेयर हुए तो वो डबल बॉन्ड, अगर 3 पेयर हुए तो वो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है कोवेलेंट बॉन्डिंग का टॉपिक। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमारे नेचर में हर जगह है, इवन स्पेस में जो कुछ मैटर्स मिलते हैं उनमें भी है। तो कार्बन को इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी कैसे है, मतलब कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स कैसे मिलता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको इतना वर्सेटाइल बनाती है। आपको कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो उसको बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल बनाती है, यानी हर जगह अवेलेबल है, मतलब पूरा यूनिवर्स लगभग कार्बन से ही बना है। तो उनकी कार्बन की जो 2 मेन प्रॉपर्टीज़ है, उनमें सबसे पहला है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन के कंपाउंड्स हर जगह अवेलेबल है, यानी लगभग हर जगह मिलते हैं, क्योंकि कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड आसानी से फॉर्म कर लेता है। इवन वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तक भी बना सकता है। तो यही कारण है कि जो कार्बन है वो हर जगह क्या है, अवेलेबल है और जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। कैटिनेशन उसकी पहली प्रॉपर्टी है जो उसको वर्सेटाइल बनाती है, जिसमें कार्बन ईजीली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ फॉर्म कर सकता है। दूसरा है उसका टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा यानी 4। उसकी 4 वैलेंसी जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने 4 अलग अलग जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनको शेयर करके 4 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स के साथ अलग अलग करके क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या है, नेचर में जो है कार्बन के कंपाउंड हमें सीरीज़ में भी मिलते हैं, रिंग्स में भी मिलते हैं, यानी जिन्हें ब्रांचेस में भी मिलते हैं, जिसे रिंग वाले को हम साइक्लिक बोलते हैं। तो इस तरह से जो कार्बन कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन की वर्सेटैलिटी को दर्शाते हैं, यानी उसकी जो टेट्रावैलेंसी है, उसकी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, वही रीज़न है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी इज़ द 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन विच मेक्स इट मोर वर्सेटाइल। तो अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका नाम है कि हमें पढ़ना है इसमें होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज़ से पहले चलते हैं, जो सेक्शन डिलीट हो गया पर वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो है हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप का। देखिए, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप क्लास की बात करें तो एक क्लास है, वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उस बात को रहने देते हैं, पर उसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है, उसकी एक कुछ फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अगर वो उस कार्बन कंपाउंड से जुड़ जाएं तो वो उस कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के एटम्स को हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि कार्बन की जो चेन है या ब्रांच है या किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो कार्बन का, उसमें वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह खुद आ जाते हैं और उस पूरे कार्बन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम हेटेरो एटम्स बोलते हैं। इन्हीं हेटेरो एटम्स का एक ग्रुप है
ठीक है। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो हेटेरो एटम्स का वो ग्रुप जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, वो हमारा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल यानी वो उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इनमें जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनमें है एक हेलोजन ग्रुप है जिसमें हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन आता है। उसके बाद है ऑक्सीजन वाले ग्रुप जैसे कि अल्कोहल है, कीटोन है और एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। आप यहाँ पर उनके फॉर्मूलेज देख सकते हैं। तो ये वो ऊपर हमारा हेलोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन वाले है ना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वो हेटेरोएटॉमिक या वो फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ की। हमने जाना कि कार्बन कंपाउंड जो हैं वो बेसिकली 3 स्ट्रक्चर में मिलते हैं। पहला सीरीज़ में होंगे, दूसरा ब्रांचेज में होंगे, तीसरा साइक्लिक होंगे, ठीक है। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड की सीरीज़ हो, ठीक है, मान लीजिए कि एक है सिंगल कार्बन कंपाउंड की, मीथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है। तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स क्या है, एक सीरीज़ में है ना। तो ये कार्बन कंपाउंड की क्या बन गई, सीरीज़ बन गई। पर यहाँ पर क्या होगा होमोलोगस सीरीज़ में कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहेगा। यानी मीथेन में अगर अल्कोहल जुड़ जाएगा तो मीथेनॉल हो जाएगा, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं, एक तरह से सीरीज़ की तरह आगे जुड़े हुए हैं, बढ़ रहे हैं ना। सिंगल कंपाउंड का है, फिर 2 कार्बन के कार्बन है उसमें, फिर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम हो, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमो का मतलब सेम, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड की सीरीज़ जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये कार्बन कंपाउंड का एक सिंपल कार्बन कंपाउंड है, बट इनमें रिपीट क्या हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप। तो ये था आज की वीडियो में प्रॉपर जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो नया सिलेबस है सीबीएसई का, उस हिसाब से वीडियो। अगर आपको और किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, घर से बाहर तभी जाएं जब बहुत ज़रूरत हो, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें। अपने आसपास ज़रूर देखें, कोई अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी हेल्प करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे।